नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जहां आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो क्लास नंबर 11 लेकर आए हैं, जहां हम जैसे कि 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाते हैं। तो आज का हमारा 11 नंबर का जो वीडियो है, क्लास नंबर 11 जो है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी क्लास का जो है लुत्फ उठाते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन कौन से फल को क्लाइमेट्रिक नहीं है। कौन सा फल जो है वो क्लाइमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा फल है जो क्लाइमेट्रिक नहीं है। तो क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फल ऐसे फल होते हैं जिनमें, जैसे क्लाइमेट्रिक की बात करें तो जिनमें क्या होता है, तुड़ाई के बाद श्वसन दर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? श्वसन दर बढ़ जाती है। और जिनमें श्वसन दर कम रहती है या स्टेबल रहती है, जिनमें श्वसन दर कम बढ़ती है या स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, कौन सा जो है यहाँ पर क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, मतलब जिनमें श्वसन दर कम है। मतलब यूं भी कह सकते हैं कि जिनमें इथाइलिन जो है, इथाइलिन उत्पादन 1 माइक्रोलीटर पर केजी पर डे से कम होता है प्रोडक्शन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो देखो, जिनको तुड़ाई के बाद में जो पकते हैं, जो पक जाते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? जैसे आम है, सेब है, केला है, इन तीनों को हम पका सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंगूर जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या है? क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक। और इनमें भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है इथाइलिन उत्पादन जो होता है सेब में होता है। इथाइलिन उत्पादन सर्वाधिक, सर्वाधिक सभी फलों में इथाइलिन उत्पादक जो सबसे ज्यादा होता है वो किसमें होता है? सेब में होता है। मैंगो में जो है इथाइलिन उत्पादन जो है वो 1 से लेकर के 3 माइक्रोलीटर पर केजी पर डे के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतराशस्य फसल है। तो सरसों की फसल के लिए सबसे उपयुक्त, यहाँ पर क्या देखनी है हमें? सबसे उपयुक्त अंतराशस्य फसल देखनी है। बाकी तो सबके साथ कर सकते हैं हम, सरसों का जो अंतराशस्यन है वो सबके साथ हो सकता है, परंतु सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो जहां बात आ जाती है सबसे उपयुक्त की, जो कि बेस्ट सूटेबल है, तो सबसे उपयुक्त जो है वो अंतराशस्यन किसके साथ होगा? जिसमें कि हम कितना रखते हैं रेशियो? 4:1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 4:1 रखते हैं। और सबसे ज्यादा सरसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है सरसों प्लस चना, सरसों प्लस चना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चना आ जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो फिर आलू, किसकी बात करेंगे? आलू, जहां पर रेशियो 3:1 रखा जाता है। आलू भी हम काम में ले सकते हैं, पर सबसे बेस्ट सुटेबल जो रहेगी वो क्या रहेगी? चना रहेगी, ताकि जो है
सरसों की फसल को इसमें नाइट्रोजन भी मिलती रहती है और साथ में जो है हम अच्छी उपज भी, पैदावार भी ले सकते हैं। तो ये एक तरह से चना जो है वो वहां पर किसका कार्य करेगा, एक तो वृद्धि कारक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वृद्धि कारक का कार्य करेगा। मतलब जो है नर्स क्रॉप, परिचायिका का काम करेगा। किसका काम करेगा? परिचायिका। मतलब पोषक तत्व उपलब्ध कराने का कार्य भी करेगा और उपज में वृद्धि करेगा, तो वृद्धि कारक के रूप में भी कार्य करेगा। तो ऑगमेंटिंग भी है, ऑगमेंटिंग क्रॉप भी है और नर्स क्रॉप भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी फसल जल भराव के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है? कौन सी फसल है जो जल भराव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है। संवेदनशील की बात अगर आ जाती है संवेदनशील की बात करें अपन, तो कौन सी फसल होगी जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है? तो जल भराव के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील फसल जो होती है, जिसमें पुष्पन अवस्था के टाइम पर जल भराव का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या जल अगर नहीं रहता है तो मतलब वो संवेदनशील का मतलब होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि संवेदनशील का मतलब जो है कि खराब इफेक्ट है, मतलब जल भरने से खराब इफेक्ट, मतलब जल नहीं भरेंगे तो भी मतलब उस फसल की उपज कम होती है। तो कौन सी फसल होगी ऐसी? जो वो फसल है धान। और धान में भी कौन से टाइम पर? पुष्पन के समय जो है वो जल भराव से सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। जल भराव अगर मान लो जल भराव होगा तो पुष्पन का समय जो राइस का ऐसा है जिसमें उपज की कमी देखी जाती है। पुष्पन के समय अगर मान लो जल में कमी या वृद्धि होती है तो संवेदनशील फसल हम यहाँ पर किसको मान रहे हैं? राइस को मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पोषक तत्वों की कमी से फलों में फ्रूट क्रैकिंग होता है? ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से फ्रूट क्रैकिंग होता है और क्यों होता है? सबसे जरूरी चीज क्या है, क्यों होता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन और जिंक। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन और जिंक। अच्छा, आप जानते भी हो कि बोरोन की कमी से फ्रूट क्रैकिंग होती है जनरली। किससे? बोरोन की कमी से फ्रूट क्रैकिंग होती है। हमारा क्वेश्चन यह है कि क्यों होती है बोरोन की कमी से, क्यों? ठीक, तो क्यों होती है? तो बोरोन का जो फंक्शन है, बोरोन जो है वो किसके लिए? हाइड्रोजन के नियंत्रण में सहायक है। हाइड्रोजन के नियंत्रण में मतलब रेगुलेशन में सहायक है। दूसरी चीज जो है कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। आकार में वृद्धि करता है। कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। तो आकार में वृद्धि करता है तो अगर मान लो कमी होगी तो आकार सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो फल जो है वो फटेंगे। तो आकार कम होगा कोशिका का तो फिर फल जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो सेल एक्सपेंशन के लिए जो है वो बोरोन जरूरी तत्व है। इसलिए फ्रूट क्रैकिंग किससे देखने को मिलती है? बोरोन से देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी कमी होने पर कोशिकाएं छोटी होने लग जाती है और छोटी होने के कारण जो है वो फ्रूट में क्या आने लग जाती है? क्रैकिंग आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। देखो दिया हुआ क्या है यहाँ पर कि रसायन जो फसल में सूखा रोधी गुण, कौन सा गुण लाता है? सूखा रोधी गुण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसा रसायन जो पौधे में सूखा रोधी गुण लाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, 2,4-D और क्लोरोमेक्वेट। तो ये दोनों जो है वो क्या है? खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी। ठीक, दूसरी चीज है
नमक का तेजाब NaCl जो है वो ऐसा गुण उत्पन्न नहीं करता है। तो कैल्शियम क्लोराइड को हम जो है वो किसके लिए काम में लेते हैं, सुकारोधी गुण के लिए काम में लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl जो है उसे हम कैल्शियम क्लोराइड को जो है वो सुकारोधी गुण के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धान का वानस्पतिक नाम क्या है? धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ओराइजा सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिया मेज और सोरगम बाइकलर। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, सोरगम बाइकलर जो है वो किसका है, ज्वार का है। जिया मेज जो है वो किसका है, मक्का। ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है वो किसका है, गेहूं का है। तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओराइजा सेटाइवा जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से पूर्ण परजीवी खरपतवार कौन सा है? पूर्ण परजीवी क्या होता है, जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात पत्तियां अनुपस्थित होगी। क्या अनुपस्थित होगी, पत्तियां अनुपस्थित होगी। और पत्तियां अनुपस्थित होगी तो मतलब वो पूरी तरह से परजीवी होगा। तो देख लेते हैं, फेलरस माइनर गेहूं सा, आपको पता ही होगा, इसमें तो पत्तियां उपस्थित होती है। उसके बाद में ओराबंकी स्पीसीज दिया हुआ है, ओराबंकी। उसके बाद में ट्राइएंथेमा दिया हुआ है। ट्राइएंथेमा ऐसा होता है, मोटी मोटी पत्तियां होती है और जमीन पे चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल कैसा रहता है, चिपका हुआ रहता है, मोटी मोटी ग्रीन पत्तियां होती है। आर्जिमोन मैक्सिकाना ये है सत्यानाशी, सत्यानाशी। ठीक, ट्राइएंथेमा जो है वो ऐसा खरपतवार रहता है जैसे कि इसकी जो शाखाएं होती है वो मोटी होती है और छोटी पत्तियां होती है, बिल्कुल बारीक, और बिल्कुल जमीन के चिपक के फैलता है। ठीक है, अब बचा है ओराबंकी। ओराबंकी जो है वो क्या है, पूर्ण परजीवी खरपतवार है। कैसा खरपतवार है, पूर्ण परजीवी खरपतवार है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, पुष्प खरपतवार। कैसा खरपतवार है ये, पुष्प खरपतवार है। और ओराबंकी जो है वो कौन सी फसल में आता है, जनरली देखने को मिलता है हमें सरसों में। कहाँ देखने को मिलेगा, सरसों में देखने को मिलेगा। और इसका जो है दूसरा नाम आज्ञा भी है, आज्ञा भी कह देते हैं इसको हम। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओराबंकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माही कंचन एक किस्म है। माही कंचन जो है वो किसकी किस्म है? माही कंचन यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार और छोटा धान। छोटा धान मतलब माइनर मिलेट, माइनर मिलेट्स, जैसे कि रागी वगैरह जो भी चीजें। माइनर मिलेट्स में सॉरी वो आपके जैसे जई है, गेहूं है, ये माइनर मिलेट में। चलो अच्छा, इस यहाँ बात कर लेते हैं, सॉरी माइनर मिलेट में कांगनी वांगनी ऐसी कुछ चीज आती है। माही कंचन, तो माही जो है वो रिवर है, नदी कहाँ पर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलेगी। तो ज्वार बाजरा जो है वो बांसवाड़ा में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमें, मक्का। तो माही कंचन जो है वो किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है। अब हम और भी शब्द पढ़ते हैं, जैसे माही धवल, और एक क्या बताया, माही कंचन, माही कंचन। तो माही कंचन और माही धवल में क्या अंतर है? तो माही धवल जो है वो कैसी किस्म है, संकर। कैसी किस्म है, संकर किस्म है। और माही धवल जो है वो कंपोजिट है, कंपोजिट। कैसी किस्म है, कंपोजिट किस्म है, मतलब संकुल किस्म। कैसी किस्म है, संकुल।
वो संकर है और ये संकुल किस्म है। कैसी किस्म है? संकुल किस्म। ठीक है, तो माही कंचन एक संकुल किस्म है और माही धवल एक संकर किस्म है। यहाँ पर ये बेसिक चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु बीज जमाव पूर्व। बीज जमाव पूर्व का मतलब क्या? प्री इमरजेंस, फसल उगने से पहले कौन सा खरपतवारनाशी रसायन काम में लाया जाता है? तो कौन सा खरपतवारनाशी रसायन है जिसको बीज जमाव से पूर्व हम काम में लेते हैं? 2,4-D। 2,4-D का प्रयोग जो है उगने के बाद करते हैं, उगने के बाद प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में फ्लूक्लोरेलिन की बात करें तो फ्लूक्लोरेलिन को जो है पीपीआई स्टेज पे प्रयोग किया जाता है बुआई से पूर्व, है ना। तो बचा कौन सा? एट्राजिन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको उपयोग किया जाता है प्री इमरजेंस, मतलब बीज बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व। तो इसका प्रयोग जो किया जाना चाहिए एट्राजिन का, वो 10 दिन से पहले कर लेना चाहिए। 10 दिन से पहले, बुआई के 10 दिन से पहले, मतलब बुआई करने के 10 दिन तक ही हम जो है 10 दिन तक, बुआई के 10 दिन तक इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, कितना प्रयोग करना चाहिए? 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी दर है मक्का में छिड़कने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्न में से किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तंबाकू में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं डी सकरिंग, रेटिंग, विनिंग और थिनिंग। देखो क्या होता है, थिनिंग क्या है? फसल सघनता को बनाए रखना, फसल सघनता को बनाए रखना। जैसे कि मान लो ज्यादा पौधे हो जाते हैं तो हम कुछ पौधों को हम हटा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम थिनिंग कहते हैं। विनिंग क्या होता है? ये पशुपालन में है, बछड़े को अलग से पालना, इसे हम क्या कहते हैं? विनिंग कह देते हैं। रेटिंग जो है वो जूट में, सनई में की जाती है। रेशा अलग करना, जूट में और सनई में जो रेशा अलग करते हैं उसको, तो डी सकरिंग आ जाएगा। सकर्स को हटाना, किसको हटाना? सकर्स को हटाना। सकर्स को क्यों हटाया जाएगा? सकर्स को इसलिए हटाया जाता है ताकि अन्य शाखाएं वृद्धि करे और ऊर्जा जो है वो कहां पर जाए? पत्तियों में। ऊर्जा पत्तियों में स्थानांतरित हो जाए। ठीक है, अगर डीसकरिंग कर रहे हैं तो फिर टॉपिंग जो है, फिर क्या करेंगे? हम टॉपिंग करेंगे। और टॉपिंग जो है वो सक्सेस तभी होगी, टॉपिंग सक्सेस तभी होगी जब हम डीसकरिंग करेंगे। अगर डीसकरिंग नहीं की गई है और टॉपिंग आप कर देते हो, ऊपर से प्लांट में से ऊपर का भाग हटा देते हो, मतलब एपिकल डोमिनेंस को कम कर देते हो या खत्म कर देते हो, डोमिनेंस को खत्म करते हो, तो आपको जो है डीसकरिंग भी करनी ही पड़ेगी। अगर डीसकरिंग नहीं करते हो तो टॉपिंग का कोई महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गन्ने की बुआई की ट्रेंच विधि प्रचलित है। गन्ने की बुआई की जो ट्रेंच विधि है वो कहाँ प्रचलित है? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रेंच। ये ऐसी खाई नुमा संरचना बनाई जाती है जो कितनी? 25x30 सेंटीमीटर की ये खाई बनाई जाएगी और दो खाइयों के मध्य जो दूरी रखी जाती है, 2
खाइयों के मध्य दूरी वो रखी जाती है 75 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो खाई बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं और कहाँ पर की जाती है, ये खाई बना करके बुआई। चलो अच्छा, इसमें जो है एंड टू एंड मेथड से बुआई करते हैं, एंड टू एंड मेथड से बुआई की जाती है गन्ने की, या गन्ने का टुकड़ा जो है वो एंड टू एंड मेथड से लगाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, तटवर्ती भारत और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी भारत की अगर बात करें तो उत्तरी भारत में कौन सी, फ्लैट बेड सिस्टम यहाँ पर काम में लिया जाता है। दूसरा पश्चिमी भारत की हम बात करें तो फरो विधि यहाँ पर काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं, फरो विधि, ऊड विधि यहाँ पर काम में लेते हैं। तटवर्ती इलाकों में जो है कोस्टल एरियाज के लिए जो है वो ट्रेंच विधि प्रयुक्त की जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, कोस्टल एरियाज में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाएगी, तटवर्ती भारत में या कोस्टल एरिया जिनको हम कह देंगे कोस्टल एरियाज, वहां पर जनरली कौन सी विधि काम में लेते हैं, ट्रेंच विधि काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिनोपोडियम एल्बम का बीज उत्पादन करने की क्षमता कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1.96 लाख जो है वो किसकी है, एमेरेंथस चौलाई। उसके बाद में अगर हम बात करें 1.93 ये किसकी है, पोर्चुलाका। ठीक, ऐसे ही जो है हम बात करें 72,000 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये किसकी है, 72,000 जो है वो चिनोपोडियम एल्बम की है, मतलब बथुआ की होती है। इस प्रकार से जो है हम क्या देख रहे। अच्छा, यहाँ पर बात करें जंगली गोभी की, तो ये जंगली गोभी का है, जंगली गोभी का है, ब्रेसिका स्पीसीज जिसको हम कहेंगे। उसका जो है बीज उत्पादन प्रति पौधा जो होता है वो 56,000 बीज प्रति पौधा होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें टेस्ट वेट की, इसका टेस्ट वेट जो है वो 2 से 4 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 से 4 ग्राम के मध्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। सेकेरम स्पोंटेनियम एक वार्षिक खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार है, द्विवर्षीय खरपतवार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकेरम स्पोंटेनियम जो है वो उसे हम कह सकते हैं जंगली गन्ना। क्या कह सकते हैं, जंगली गन्ना कह देते हैं। सबसे कम शर्करा इसी में होती है, सबसे कम शर्करा इसी में पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, कांस खरपतवार कहते हैं, कांस घास। क्या है ये, कांस घास है। तो घास है तो ग्रेमिनी कुल में आएगी, किसमें आएगी, ग्रेमिनी में। अगर आपको पता है कि गन्ना जो है वो भी क्या है, गन्ना भी क्या होता है, बहुवर्षीय घास है। कैसी घास है, बहुवर्षीय घास। तो हमारा कांस भी क्या हो जाएगा, कांस से क्या बनाए जाते हैं, मुड्डे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पेरेनियल वीड है। कौन, सेकेरम स्पोंटेनियम, मतलब घास जो है वो पेरेनियल घास है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। मक्का का मुख्य प्रोटीन कौन सा है। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन जो है वो कि दूध में पाया जाता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन जो भी दूध में पाया जाता है, दूध की वे प्रोटीन है, दूध की वे प्रोटीन है। जीन ये मक्का में पाया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ओराइजीन जो है वो किस में पाया जाता है, धान में। अब हम आ जाते हैं जीन प्रोटीन पर। किस पर आ जाते हैं, जीन प्रोटीन। तो जीन जो प्रोटीन है, जीन प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो कितनी होती है, 50%। कितनी होती है, 50% होती है। जब तक हमने मक्का को विकसित नहीं किया था उससे पहले उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 50। पर जब हमने क्या बना दिया,
QPM बना दिया, क्वालिटी प्रोटीन मेज बना दिया, तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी हो गई 80%। तो मैं अब ये इसलिए कह रहा हूं कि जो जीन प्रोटीन होती है उसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अमीनो अम्ल कम पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी, तो इस कमी की पूर्ति करके जो है क्या बनाई गई QPM, तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी बढ़ गई। तो जीन प्रोटीन में जो है वो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी होती है। उसके बाद में OPEC2 जीन का प्रयोग करके और उसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा को बढ़ाया गया और उसे हम क्या कहते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटी। ऐसे प्रोटीना एक वैरायटी है, वो भी HQPM या QPM जो है मेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व दलहनी फसलों में गांठ बनने में सहायक है? कौन सा तत्व है जो दलहनी फसलों में गांठ बनने में सहायक है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एमओ, जिंक, आयरन और कैल्शियम। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी तत्व जो है वो कौन सा है, एमओ, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये। दूसरी चीज, इसकी पौधे में मात्रा जो है 0.2 ppm से ज्यादा होती है। अगर 0.2 ppm से कम मात्रा है तो मतलब इसकी कमी के लक्षण प्रकट होंगे। क्या प्रकट होंगे? कमी प्रकट होगी, ये कमी होती है। अब एमओ जो है वो क्या काम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? नाइट्रोजिनेज वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का निर्माण करता है, अब इनका निर्माण करता है, इसलिए जो है इनको क्या माना जाता है, अगर ये नहीं बनेंगे तो फिर गांठें भी नहीं बनेगी। तो जनरली जो है नाइट्रोजनेज और नाइट्रोरिडक्टेज एंजाइम ही जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन जो है वो भी वर्क फंक्शन नहीं करेगा, और फंक्शन नहीं करेगा तो फिर गांठें भी नहीं बनेगी। तो ठीक है, सबसे जरूरी जो है वो कौन सा है, एमओ सबसे ज़्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है, जो कि ऐसे कहते हैं इसको ग्रहण किया जाता है किस रूप में, MoO4 के रूप में। किसके रूप में ग्रहण किया जाता है? MoO4 के रूप में, जो कि क्या है, नॉन मेटल एनाइन। क्या है ये? नॉन मेटल एनाइन है, मतलब ऐसा ऋणायन है जो अधात्विक है। कौन सा है? अधात्विक ऋणायन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथीमा रोग होता है? एक्जेंथीमा और डायबेक एक सेम सी प्रॉब्लम है। एक्जेंथीमा को ही हम डायबेक भी कह देते हैं, और इसका दूसरा नाम जो देखने को मिलता है वो अमोनिएशन। क्या देखने को मिलता है? अमोनिएशन देखने को मिलता है। अमोनिएशन का मतलब क्या होता है कि पौधे में जो उपस्थित पोषक तत्व है वो किसके साथ प्रक्रिया करने लग जाते हैं, अमोनिया के साथ प्रक्रिया करने लग जाते हैं, और पौधा जो है वो उल्टा सूखने लग जाता है। तो कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी से ये होता है? Mn, Zn, Fe और कॉपर। तो राइट आंसर क्या है? कॉपर यहाँ पर राइट आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो नाइट्रोजन की अधिकता अगर हो जाती है पौधे में, तो फिर जो है वहाँ पर अमोनिया फॉर्म होने लग जाता है, और अमोनिया फॉर्म होने लग जाता है तो पौधा जो है वो उल्टा सूखने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिएशन कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन की विषाक्तता का परिणाम भी होता है। नाइट्रोजन की विषाक्तता भी है और कॉपर की कमी भी है। ठीक,
कॉपर की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता, ये चीज हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर नहीं दिया गया है या फिर वो हट गया क्वेश्चन, ठीक है। 18 देख लेते हैं। मल्टीपल फ्रूट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? मल्टीपल फ्रूट्स मतलब एग्रीगेट फ्रूट, क्या कह रहे हैं हम उनको? एग्रीगेट फ्रूट्स कह रहे हैं, जो कि दो टाइप के जनरली देखने को मिलते हैं हमें, एक तो सोरोसिस और एक साइकोनस, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल फ्रूट के उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा मल्टीपल फ्रूट का उदाहरण नहीं है। तो देखो यहाँ पर कटहल और अनानास तो जो है वो किस में आ जाता है? सोरोसिस में, मतलब ये भी एग्रीगेशन है। और कटहल ये एक जैसा होता है, और सिंकोनस जो है उसमें क्या आ जाएगा? अंजीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंजीर आ जाएगा। मतलब ऐसे फ्रूट जो पूरे पुष्प क्रम से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं, मतलब सभी भागों से मिलकर के बनते हैं। और इसीलिए इनको जो है आवासी फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवासी फल। आवासी फल, क्लियर। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मृदा की पारगम्यता कम होती है? कौन सी मृदा की पारगम्यता जो है वो कम होती है? तो पारगम्यता क्या होती है? केवल जल का जड़ क्षेत्र से नीचे गमन, नीचे की ओर गमन। तो क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर डाउनवर्ड इन सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब कौन सी कंडीशन में होगा? ये संतृप्त स्थिति में होगा, संतृप्त मृदा में होगा। फ्रॉम रूट जोन, मतलब जड़ क्षेत्र से नीचे जो है, अगर मान लो पानी चला जाता है, केवल पानी, तो मतलब उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। तो सबसे कम किस में होगी? सबसे कम उसमें होगी जिसमें मृदा संरचना जो है, मृदा संरचना खराब होगी। तो मृदा संरचना खराब किसके कारण होती है? सोडियम के कारण। तो सोडियम युक्त मृदा को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा जो है उसकी मृदा संरचना खराब हो जाती है, वो मृदा कठोर हो जाती है, तो उसमें पानी नीचे नहीं जा पाता, या सोडियम की कठोर परत बन जाती है क्षारीय मृदा में, इस वजह से भी पानी नीचे नहीं जा पाता है। तो पारगम्यता सबसे कम किसमें होती है? लवणीय में, सॉरी क्षारीय में, फिर उसके बाद में लवणीय, फिर उसके बाद में अम्लीय। मतलब सब अम्लीय मृदा जो है वो उसकी मृदा संरचना खराब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होती है? क्रूड प्रोटीन पूछ रहा है। क्रूड प्रोटीन कितनी होती है? तो वजन से क्या मतलब है? हमें परसेंटेज अगर देखना है, अगर यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ 11 से 12% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है किसमें? एग में। 11 से 12% प्रोटीन। तो परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर बेटर ऑप्शन यही बैठ रहा है, 11 से 12% के बीच में अगर है तो। अब बात करें 50 ग्राम वजन की बात कर रहा है वो, तो मतलब 50 ग्राम वजन से जो है वो कितना मिलेगा? अंडा जनरली हमें इसी वेट का ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 6 से 7 ग्राम देखने को मिल जाएगा। 6 से 7 ग्राम एक अंडे से जो है वो 6 से 7 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। और अंडे से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं। श्वेतक, जो कि उसका सफेद भाग होता है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जिनको हमने पढ़ा है। तो
आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।